हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ मैन शुक्ला। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैथ मैन शुक्ला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 11 की एक आर डी शर्मा की सीरीज, जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 की आर डी शर्मा का चैप्टर 1। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 में बहुत सारी चीजें कवर की हैं। हमने 1.1 से लेके 1.6 के सारे इंट्रोडक्शन कवर किए हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.5 तक पूरी की पूरी एक्सरसाइज कवर की है। हमने हर कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में जाने के बाद उसको एनालिसिस करने के बाद तब हमने उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया होगा वो सारी चीजें क्लियर होंगी। और अभी जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो 1.6 कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हमने 1.6 ऑलरेडी कंटिन्यू करके रखा हुआ है, जहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर किया हुआ था। अब हम यहाँ पे इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 से लेके ऑनवर्ड पूरी एक्सरसाइज 1.6 खत्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल के लिए नए नहीं होंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल के लिए नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पुराने वीडियो देखने के बाद वहां के सारे कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद में ही 1.6 कंटिन्यू करें। सेट थ्योरी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको वेन डायग्राम वगैरह क्लियर है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, स्पेशली 1.6 और 1.7 जैसी एक्सरसाइज सॉल्व करने में, 1.8 जैसी एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाली है। लेकिन अगर आपका वेन डायग्राम या आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ये एक्सरसाइजेस नहीं सीख पाएंगे अच्छे से। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चीजों को आप बहुत डेप्थ में जाके समझना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो चीजें आप भूले नहीं, आपको रटना ना पड़े, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पुराने वीडियोस को देखने के बाद ही यहाँ आइएगा। स्पेशली वेन डायग्राम वाला पार्ट तो बिल्कुल देखने के बाद आइएगा, वरना मत आइएगा, ठीक है? क्योंकि कंटिन्यू करने का फिर कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले एक्सरसाइज 1.6। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ से कंटिन्यू करने वाले? क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 11 तक कवर कर लिया था, तो टेक्निकल इशू थी जिसकी वजह से हम क्वेश्चन नंबर 12 नहीं कंटिन्यू कर पाए थे। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हमारे पास में कोई दो सेट है, फॉर एनी टू सेट, कोई भी सेट है दो। सपोज एक ए हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? सेट बी हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव ये करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू। ये आपको गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, कि ए किसका सबसेट है? ए बी का सबसेट है। तो उम्मीद करता हूँ एडिशन में आपने खोल के रखा होगा। पतली वाली जो नोटबुक में बोलता हूँ ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने के लिए रखिएगा, उसको जरूर अपने साथ रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन तो हम अपने आप को डिसाइड नहीं करेंगे। हम जो भी चीज़ यहाँ पे लिखेंगे वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के बेसिस पे लेके जाएंगे और वो पैटर्न कौन डिसाइड करेगा? वो पैटर्न ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि हमको क्या पहले लिखना है और क्या बाद में लिखना है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। अब अगर मैं ये मानता हूँ, बहुत ध्यान रखना, अगर मैं, हमें ये प्रूफ करना है, अगर मैं ये मानता हूँ कि एक एलिमेंट x है, लेट सपोज दैट x बी एन एनी एलिमेंट, वो बिलोंग कर रहा है ए में। वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर x ए में बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट यू में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट यू से ही हमारा ए बना है। तो जब एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है तो यूनिवर्सल सेट यू में भी वो पक्का 100% बिलोंग करेगा। इतनी बात मेरी क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। अगर x बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट यू में तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट का मतलब तो ये, तो हम जहाँ पे यूनिवर्सल सेट है वहाँ पे लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू गिवन है ना, यू इज इक्वल टू क्या गिवन है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, यही गिवन है। तो हमने यूनिवर्सल सेट यू की जगह क्या लिखा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। इतनी बात मेरी क्लियर है? कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ रहा हूँ जो मैं अलग से बाहर से ला के जबरदस्ती ऐड कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन में मैं उसी कर रहा हूँ, ठीक है ना? चलो अब आगे बात करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग टू बी, ये है ना? और मतलब सॉरी, यूनियन मतलब क्या होता है? और या तो x यहाँ बिलोंग कर रहा होगा या फिर x यहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, यही मतलब हुआ। लेकिन बात तो मेरी समझो, इफ x बिलोंग टू ए, अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो ये श्योर हो गया कि x बिलोंग कहाँ नहीं करेगा? ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। ये अभी तक हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई सेट की, सॉरी, कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में कभी बिलोंग नहीं करेगा। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ की कंडीशन फिर से वापस आते हैं कि x जो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के बी में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? या तो x यहाँ होगा या तो x यहाँ होगा, यही है ना? लेकिन x ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यहाँ से पढ़ा है कि x डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? अब आगे की बात सुनो। तो मतलब x कहाँ बिलोंग कर रहा है? दिस इंप्लाइज दैट कि x बिलोंग कर रहा है बी में, x बी में बिलोंग कर रहा है। अब ये भी हमने देखा कि हमने x कहाँ लिया था? x ए में बिलोंग कर रहा था ना,
अब x कहाँ बिलोंग कर रहा है, b में। इसका मतलब ये हो गया जो पार्ट में प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, a इज द सबसेट ऑफ b। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट क्लियर होगा। कोई भी ऐसी साइंस मैंने यहाँ नहीं पढ़ा दिया जो आपके ऊपर से निकाल ली हो, बहुत इजी था। सिर्फ हमको ए कंडीशन लेट करनी थी, x बिलोंग टू ए, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था तो इसी को हमने लेट किया है। अगर x ए में बिलोंग कर रहा है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में कभी बिलोंग नहीं करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट फिर से बोला कि हमारे पास में ए और बी कोई दो सेट है, एनी टू सेट। अब कह रहा है कंडीशन एक गिवन है कि B कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। देखो फिर से क्वेश्चन की डिमांड देखते हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देखो जब तक क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ में आएगी ना तब तक आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तो डिमांड देखते हैं क्या है, कह रहा है कि B कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि B कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, A कॉम्प्लीमेंट में। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। कुछ डायग्राम देखा जाए तो ऐसे ही है ना, ये A कॉम्प्लीमेंट हो गया सपोज दैट, तो इसके अंदर ये B कॉम्प्लीमेंट आ गया, मतलब B कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट कहाँ पे, A कॉम्प्लीमेंट में। ये कंडीशन दी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कंडीशन क्या है, कह रहा है कि हमको ये प्रूफ करना है कि A इज द सबसेट ऑफ B। हमको प्रूफ करना है कि A किसका सबसेट है, B का है। चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, बहुत इजी सॉल्यूशन है, बहुत ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। हमने सपोज दैट x लिया, ठीक, x कोई एलिमेंट है, जो प्रूफ करना है वहां पे आता हूँ, वो बिलोंग कर रहा है A में। कहाँ बिलोंग कर रहा है, A बिलोंग कर रहा है। जब कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है तो वो एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में कभी भी बिलोंग नहीं करता है। ये बात मेरी क्लियर होगी। जब कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है तो वो एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करता है कभी भी। अब आगे की बात होना, वेन डायग्राम बना के देखो ना, अगर रीजन नहीं समझ में आ रहा, वेन डायग्राम बनाओगे क्लियर हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं। अगर x A कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा तो क्या आपको लगता है कि x B कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि B कॉम्प्लीमेंट किसके अंदर है, A कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। तो जब x A के अंदर नहीं है तो B के अंदर होगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि B इज द सबसेट ऑफ, सॉरी B कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। तो जो चीज A कॉम्प्लीमेंट में नहीं है वो चीज B कॉम्प्लीमेंट में कभी होगी। अगर x B कॉम्प्लीमेंट में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है x बिलोंग कर रहा है B में। यही बात हुई। अब जरा देखो x कहाँ बिलोंग कर रहा था, A में, अब x कहाँ बिलोंग कर रहा है, B में। मतलब कि A इज द सबसेट ऑफ B। A किसका सबसेट हो गया, B, और यही हमें प्रूफ करना था। दिस इंप्लाइज दैट A इज द सबसेट ऑफ B। मुझे लगता है कि इससे इजी और सॉल्यूशन कोई निकल के नहीं आ सकता था। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत ध्यान से समझना, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझने में, समझाने में टाइम लूंगा, लेकिन आप घबराना नहीं। समझाने में टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इज इट ट्रू दैट फॉर एनी टू सेट ए बी, कोई भी दो सेट ए और बी है। तो हमने ए और बी कोई भी दो सेट मान लिया, ठीक है। मानने के पहले मैं इनके कुछ एलिमेंट भी सपोज कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्यों सपोज कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा। सपोज सेट ए मैंने मान लिया 1 और 2, ठीक है, और सेट बी मैंने मान लिया, ए, ठीक है। हमारे पास में कोई भी दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। हमने सेट ए मान लिया 1,2 और सेट बी मान लिया सिर्फ ए, ठीक है, दो सेटों पे। अब हमसे क्या कह रहा है, अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा सर इसको मैं 1 2 3 मान लेता तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आप मान सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी चीज़ों को जो लेके आना है बस रिजल्ट वो आना चाहिए लास्ट में। तो जरा मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, फिर आप क्या सपोज करेंगे, दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो जरा देखो, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अभी हमें जो क्वेश्चन में दिख रहा है ना, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि हमें इनके पावर सेट के बारे में कुछ बातचीत करना है। पी लिखा हुआ ना, पी ये पावर सेट। अब पावर सेट के बारे में पीछे डिफाइन कर चुका हूँ। पावर सेट क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या होते हैं, 2 की पावर n। ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस चीज़ को याद भी रखना है कि किसी सेट का पावर सेट बनाएंगे तो उसमें उतने ही एलिमेंट आएंगे जितना 2 की पावर n करने की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है ना। अब 2 की पावर n क्या है आपको पता है। अब सुनो, मैं एक काम करता हूँ, इस सेट ए का एक पावर सेट बनाता हूँ। और पावर सेट बनाने के पहले हमें क्या बनाना होता है, हमें सबसेट बनाना होता है। क्वेश्चन को समझना, क्योंकि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, इसीलिए समझा रहा हूँ, वरना ये तो 5 से 6 लाइन में डायरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो सेट ए की बात करता हूँ। अगर सेट ए का मैं सबसेट लिखूंगा, भाई पावर सेट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसेट लिखेंगे। तो सेट ए का सबसेट क्या आएगा, सबसेट ऑफ सेट ए क्या आएगा, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबको पता है। फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास में 2 आ जाएगा, फिर हमारे पास में 1,2 आ जाएगा। यही ए का सबसेट हो गया। अगर मैं बोलूँ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो आपको पता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सबसेट के सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं। लिख लिया, 1 आ गया, 2 आ गया,
और 1,2 आ गया। इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं जरा थोड़ा सा बी के बारे में बात कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख लिया सबसेट ऑफ बी। मैं अभी एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है। सबसेट ऑफ बी, बी में एक फाई आ जाएगा और एक वो खुद सेट आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर मैं पावर सेट ऑफ बी लिखता हूँ तो पावर सेट ऑफ बी मतलब क्या हो गया, इनका एक सेट बना लेता हूँ, किसका, सबसेट का एक सेट। तो पावर सेट ऑफ ए और बी भी निकल के आ गया। अब मैं क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से देख रहा हूँ कि हमको क्वेश्चन में ए यूनियन बी भी कहीं दिख रहा है, तो ए यूनियन बी भी इसी वक्त निकाल के लिख लेते हैं। डेटा रहेगा तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। हमने ए यूनियन बी लिखा, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा 1, 2 और ए, यही ए यूनियन बी आएगा। अब बात को समझो ध्यान से, इसका भी मैं पावर सेट लिख लेता हूँ क्योंकि पावर सेट की जरूरत पड़ेगी। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो 5 आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या आएगा, फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर हमारा ए आ जाएगा। इसके बाद में क्या आने वाला है, इसके बाद में आने वाला है 1,2 आ जाएगा। फिर हमारे पास में 2, ए आ जाएगा। फिर हमारे पास में 1, ए आ जाएगा, 2 to 4 to 6 1 7 और एक लास्ट में आ जाएगा 1, 2 और ए आ जाएगा। और इसको हम लिख लेते हैं पूरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो हमारा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी बन गया। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब मेरी बात को ध्यान करते हैं, हमको क्या प्रूफ करना है, हम जरा एक झलक उसके ऊपर देखते हैं। हमें पहला ए की पार्टी है, इसमें प्रूफ करना है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये दिखाना है ना इक्वल, ठीक है, इसको हमें इक्वल दिखाना है। उम्मीद करता हूँ पहले तो इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी। इसमें मैंने कुछ भी लिखा नहीं, हमने क्या किया है, हमने क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से 2 सेट थे, हमने 2 सेट ले लिया। दोनों सेट में थोड़े थोड़े से एलिमेंट लिखे क्योंकि हमको पावर सेट लिखना था, तो हम बड़ा सेट लेते तो हमारे पास पावर सेट बनाने में दिक्कत होती और ज़्यादा लिखना पड़ता। तो ए हमने 1,2 लिया और सेट बी को मैंने एक ए ले लिया, ठीक है ना, कि जिसमें आपको एलिमेंट अलग अलग दिखेंगे, समझाने में आसानी रहेगी। फिर हमने ए का पावर सेट निकाला, पावर सेट निकालने के लिए हमें सबसेट निकालना होता है, जितने भी सबसेट के आते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद, पावर सेट कंप्लीट। सिमिलरली हमने बी के साथ किया और ये हमारा निकल के आ गया। फिर हमने ए यूनियन बी निकाल लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिख रहा है कि ए यूनियन बी का भी पावर सेट निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर होगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। अभी क्या है उसकी बात करते हैं। अब हमने किया क्या, हमने यहाँ पे देखा कि हमको जो पार्ट प्रूफ करना है उसका एक LHS ले लेते हैं, ठीक है। हमने LHS ले लिया, बात को ध्यान समझना है। LHS वाले पार्ट का PA पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B है हमारा। तो ध्यान समझना क्या है, हमने सबको दैट एक एलिमेंट लिया। मैं यहाँ से कोई एक एलिमेंट पकड़ लेता हूँ क्योंकि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का यूनियन बोल रहा है, तो यूनियन पता है कि पावर सेट ऑफ ए और बी का यूनियन आप दिमाग में तो निकाल के रख ही सकते हैं। मैंने सपोज एक एलिमेंट ले लिया 1, ठीक है, एक एलिमेंट क्या लिया 1। हमने बोला कि 1 बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में। देखो कर रहा होगा पी ए और पी बी का यूनियन लिया तो 1 दिख रहा है ना, ठीक है। अब मेरी बात को सुन ध्यान दें, अगर 1 बिलोंग कर रहा है, 1 एक एलिमेंट है, वो किस में बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 1 है ये या तो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए में, और ये बिलोंग कर रहा है जो 1 है वो पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग कर रहा होगा, और मतलब यूनियन। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस सेट 1 की बातचीत करूँ 1 की, तो क्या 1 ए के लिए क्या होगा, सेट ए के लिए जरा देखो, ए में तो सिर्फ 1 है, कर्ली ब्रैकेट तो कोई है नहीं ना, ये सेट के फॉर्म में लिखा, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, तो मतलब कि ये तो यहाँ ये आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा सबसेट, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। सिमिलरली और 1 जो है हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जो कि पावर सेट का एलिमेंट है लेकिन सेट का एलिमेंट नहीं है, इज द सबसेट ऑफ बी, ए और बी का सबसेट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि, और मतलब क्या होता है यूनियन, तो जो एलिमेंट 1 है, अब 1 नहीं रह गया, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो गया सेट के फॉर्म में, तो वो ए और बी का सबसेट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो 1 है इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, वो किसका सबसेट हो गया, ए यूनियन बी का सबसेट हो गया। बात मेरी क्लियर है। लेकिन अगर इसको पावर सेट से कंपेयर करें तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि जो एलिमेंट 1 है ये बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में। देखो ना, ए यूनियन बी का पावर सेट देखो, उसमें ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कि जो ये एलिमेंट है वो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पहले कहाँ बिलोंग कर रहा था, 1 पहले यहाँ बिलोंग कर रहा था, अब 1 यहाँ बिलोंग कर रहा था।
हमने LHS लेके चले, मैं इसको हटा देता हूँ LHS को भी, ठीक है ना। हम इसको लेके चले, हमने 1 को इस पार्ट में दिखाया LHM में, और लास्ट में हमने दिखाया कि 1 RHS वाले पार्ट में बिलोंग कर रहा है। खेल गए दिमाग से। अब देखो मेरी बात, 1 पहले यहाँ बिलोंग कर रहा था, अब यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो अब कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ अभी ये लिखना है कि दिस इम्प्लाई दैट, क्या इम्प्लाई करता है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये किया कि हमने पहले इस पार्ट को लिया, इसकी इस पार्ट को पिकअप किया, और इस पार्ट में हमने दिखाया कि हमने एक एलिमेंट लिया, वो यहाँ बिलोंग कर रहा था पी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में, और लास्ट में हमने लाके दिखा दिया कि पावर सेट सॉरी जो एलिमेंट 1 है वो हमारा अब यहाँ भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। इतनी बार मेरी क्लियर होगी। अब आगे की बात सुनो, ये तो ट्रू तब होगा ना जब इसकी रिवर्स कंडीशन भी सेम होगी, तभी तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। देखो ना, अगर एक्स के पास जो पैसा है वो उतना ही है जितना वाई के पास है, तो कंडीशन ये भी होनी चाहिए, जितना पैसा वाई के पास है उतना एक्स के पास भी होना चाहिए, तभी तो कंडीशन इक्वल होगी। तो आप मेरी बात सुनना ध्यान दें। अब हमने एक पार्ट को लेके सॉल्व किया और दूसरे पार्ट पे लाकर हमने क्वेश्चन को रोक दिया आके, और हमने दिखाया कि जो ये वाला पार्ट है ये इसका सबसेट हो गया। अब दूसरी कंडीशन दिखाते हैं कि क्या ये इसका सबसेट है, अगर है तो कंडीशन ट्रू है, नहीं है तो कंडीशन फॉल्स है। अब बात को ध्यान से दो, अब ये कंडीशन पिकअप करता हूँ, मैंने एक एलिमेंट लिया, बात में ध्यान समझना बहुत ध्यान से, मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे लिया, देखो पावर सेट ऑफ ए यूनियन भी है, हमने इसका सबसे लास्ट वाला एलिमेंट ले लिया 1 2 और ए। हमने देखा कि एक एलिमेंट है 1 2 और ए, वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के, बिलोंग कर रहा है। अभी बताऊंगा कि मैंने वही एलिमेंट क्यों लिया, बाकी क्यों नहीं लिया। अरे भाई तुम भी दिमाग लगाओ ना कि देखो ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ तक के जो एलिमेंट है वो या तो ए में है या तो बी में है। एक एलिमेंट ऐसा है जो बड़ा अजीब सा दिख रहा है, ना वो पावर सेट ऑफ ए में दिख रहा है ना पावर सेट ऑफ बी में दिख रहा है, इसीलिए हमने उसको पिकअप किया, ठीक है ना। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब मेरी बात आगे सुनना, हमने देखा 1 2 और ए, एक एलिमेंट है किसका है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का, तो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 2 और ए है ये वो पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करना चाहिए, और यूनियन मतलब क्या होता है और होता है ना, तो इसका मतलब होता है और वो पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करना चाहिए, ठीक। इन दोनों में से किसी एक में बिलोंग करना चाहिए ना, तभी तो यूनियन वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या ये एलिमेंट पावर सेट ऑफ बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। पावर सेट ऑफ बी देखो, पावर सेट ऑफ ए देखो, और इस एलिमेंट को देखो, नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 यहाँ लिखोगे बट, लेकिन कंडीशन क्या, ये तो होनी चाहिए थी, लेकिन बट कंडीशन क्या है कि 1 2 और ए है वो पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, और 1 2 और जो ए है वो पावर सेट ऑफ बी में भी बिलोंग नहीं कर रहा है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। जब इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहा था, लेकिन ये एलिमेंट यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से लेके चले थे और यहाँ पे आगे देखो और है ना, और यूनियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको लिख सकता हूँ 1 2 और जो ए है ये डज नॉट बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। ये बात होगी। तो जो एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहा था वो यहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ये कंडीशन तो सही आई थी, लेकिन अब जब यहाँ से वापस जा रहे हैं कंडीशन पे तो वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। तो इसीलिए हम लास्ट में लिखेंगे, एक लाइन लिख दोगे क्या, द गिवन कंडीशन इज द गिवन कंडीशन इज नॉट ट्रू फॉर एवरी सेट ए एंड बी। हर सेट ए और बी के लिए जो गिवन कंडीशन है वो हमारी सही नहीं होगी। अब आपके दिमाग के क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर करता हूँ, जो आपके दिमाग में डाउट चल रहा है। पहला डाउट तो ये चल रहा होगा, सर हमने सेट ए लिया था, देखो क्या लिया था, हमने सेट ए लिया था 1 2, फिर आपने सर सेट बी ले लिया ए। सर आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया कि सर आपने कुछ जैसा क्वेश्चन ने पूछा था वैसे ही आपने कर लिया, आपने वो कंडीशन क्यों नहीं ली जो ट्रू हो। तो भाई हम ट्रू वाली कंडीशन क्यों लें, क्योंकि हमको सारी पॉसिबिलिटी देखना है ना कि कंडीशन उसने क्वेश्चन में बोला है। देखो क्वेश्चन में पढ़ो क्या है, कह रहा है इज इट ट्रू, क्या ये सही होगा कि फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए और बी के लिए किसी भी सेट के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। तो मैं वो कंडीशन लूंगा ना जहाँ पे फॉल्स होगी, मैं तो नेगेटिव लेके जाऊंगा। अगर मेरा नेगेटिव पार्ट भी सही हो गया मतलब हाँ हर कंडीशन सही है।
अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ होगा, सर हम इतना बड़ा सॉल्यूशन कैसे याद करेंगे, और क्या इसको करना जरूरी था? बिल्कुल करना जरूरी था नहीं, आपको ये एलिमेंट्स भी लेने की जरूरत नहीं है। हम कहाँ से एलिमेंट पिकअप कर सकते हैं ये देखिए आप, ठीक है ना। सॉल्यूशन कहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन कुछ यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, देखो मैं दिखाता हूँ क्या। बस अब आपको समझना है, अगर आपको समझ में पूरा क्वेश्चन आ गया है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर नहीं आया है तो शॉर्टकट देखो, अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा जीनियस है, कुछ जीनियस वाली चीज़ पढ़ने की है, तो उसको देखो कैसे हमने लिया यहाँ पे एलिमेंट क्या लिया था 1 ना, तो मैंने इसको ले लिया एक एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो एलिमेंट x है, बात को ध्यान से ना, वो जो एलिमेंट x है वो पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B में बिलोंग करना चाहिए। अब ये कंडीशन मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, ये कंडीशन मैंने दिमाग में रख लिया है, क्योंकि मैं जीनियस बच्चा हूँ और मैं इस टाइम जीनियस वालों को पढ़ा रहा हूँ जो अपने आप को जीनियस समझ रहे हैं। तो मैंने बोला कि x अगर पावर सेट ऑफ A में बिलोंग कर रहा है तो x पावर सेट ऑफ B में बिलोंग करना चाहिए, ये ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x होगा वो सबसेट होगा A का, और जो x होगा वो सबसेट होगा B का। क्यों? क्योंकि अभी भी कंडीशन मैंने दिखाया, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो x होगा वो सबसेट होगा A यूनियन B का, तो जो A यूनियन B का सबसेट होगा वो पावर सेट ऑफ A यूनियन B का क्या होगा, एलिमेंट होगा, तो वो उसमें बिलोंग कर जाएगा, x में बिलोंग कर जाएगा। इतनी कंडीशन क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि पहले x कहाँ बिलोंग कर रहा था, यहाँ पे, अब x यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, और ये कंडीशन हमारी हो गई, ठीक है। आगे की बात करते हैं। फिर हमने लिया कि हमारा कोई एलिमेंट है, फिर से x, बात को ध्यान समझना, फिर से हमारा कोई एलिमेंट है, क्या है, फिर से हमारा एलिमेंट x है, या कोई एलिमेंट y ले लेते हैं, दूसरा एलिमेंट y ले लेते हैं, कोई एलिमेंट y है जो A यूनियन B में बिलोंग कर रहा है, तो वो y यहाँ भी बिलोंग करना चाहिए और y यहाँ भी बिलोंग करना चाहिए, y बिलोंग टू पावर सेट ऑफ B। इतनी बात क्लियर है। लेकिन हमने देखा कि जो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा था y अलग वाला, सबसे अलग, वो ना A में बिलोंग कर रहा है और ना ही वो B में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि जो y होगा वो दोनों के यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा। देखो ना A में होगा ना B में होगा, हो गया। तो बस यहाँ पे आके ये स्टेटमेंट ले देना, इतना बड़ा एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यकीन मानो कि अगर आप एग्जांपल का यूज करते हो तो आपका टीचर आपको फुल मार्क देने के लिए कभी सोचेगा ही नहीं। उसको लगेगा बच्चे ने बहुत मेहनत किया है, उसमें से कोई नंबर वो नहीं काटेगा। मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया, उसमें से कोई नंबर नहीं काटेगा, वो आपको 100% फुल मार्क देगा वो, ठीक है ना। तो चलो ये सारी कंडीशन मेरी क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। 14 और 15 हमारे बहुत ईजी है। 15 में देख के घबराना नहीं, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं कि स्टेटमेंट देख के घबरा जाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 15 तो बहुत ईजी है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कंटिन्यू करते हैं। 14 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो शो दैट फॉर एनी सेट, कोई भी सेट है हमारे A और B, A B एनी सेट। इस बार एग्जांपल आप सेटअप करिए, क्योंकि आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं, तो एग्जांपल अपने आप सेट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ईजी पार्ट है, ठीक है ना। कोई भी एग्जांपल लेके आप बस A और B में कुछ एलिमेंट कॉमन रख लेना, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट दिख रहा है, बस बाकी सॉल्व कर डालना, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने क्या बोला, अगर नहीं समझ में आया तो मैंने ये बोला है कि A और B के कोई भी एग्जांपल आप सेट कर लीजिएगा और उनको रख के सॉल्व कर लीजिएगा। बस कंडीशन ये रखिएगा कि A इंटरसेक्शन B दिख रहा है, तो A और B के एलिमेंट को कॉमन ले लीजिएगा। अब जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में मैं कोशिश करता हूँ आपको वेन डायग्राम समझाता हूँ कि वेन डायग्राम और बेटर तरीके से क्लियर हो। तो सुनो, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें रफली समझाता हूँ, उनको समझो। अगर मैंने कहीं A माइनस बी लिखा है, वो लिखा है ना वहाँ पे, उसका पहले वेन डायग्राम समझते हैं। अगर हमने कहीं A माइनस बी लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास में एक सेट हो गया A, ये सेट हो गया B। हमने A में से किसके एलिमेंट हटा दिए, B के। A में से B के एलिमेंट हटा दिए, तो ये वाले एलिमेंट हमने क्या कर दिए, हटा दिए। ये वाले जो इधर कॉमन वाले हैं, ये वाले एलिमेंट हमने सारे के सारे हटा दिए, क्योंकि वो कहाँ बिलोंग कर रहे थे, सेट B में बिलोंग कर रहे थे। तो हमारे पास बचा क्या, A में से हमने B के एलिमेंट हटा दिए, तो हमारे पास बचा ये वाला पार्ट, ये पार्ट बचेगा। ये बात मेरी क्लियर हो रही। अब सुनो, इसको मैं और कैसे समझाना चाह रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकता हूँ। देखो कैसे, हमने एक वेन डायग्राम बनाया, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, इसको A लिख लेता हूँ, इसको B लिख लेता हूँ, ठीक है। A तो पूरा ये सर्कल हो गया, मैं फिर से एक अलग अलग कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने ये सेट A लिख लिया, ठीक है, और ये मेरा सेट B आ गया। एक सेट B हो गया और दूसरा सेट कौन सा हो गया, मेरा A हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, A का इंटरसेक्शन निकालना है B के कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो
तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि बी के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से निकाल दो। तो ये यूनिवर्सल सेट है, इससे बी के सारे एलिमेंट हमने निकाल के बाहर कर दिए। तो बचे कौन सा एलिमेंट, बचे ये एलिमेंट। देखो मैं स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझना है। यही वाले एलिमेंट होंगे ना बी कॉम्प्लीमेंट। ऑलरेडी मैं पीछे वाले लेक्चर में कवर करा चुका हूँ भाई, ये हो गए बी के, ठीक है। लेकिन ए के एलिमेंट्स कौन से, वो देखो। ए के एलिमेंट्स हमारे ये हैं, ये तो यहाँ बैठा हुआ है ना, ये तो घर छोड़ के बाहर गया नहीं। तो अब जरा हमको एक चीज़ बताओ, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन मतलब होता है कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट के कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, जहाँ पे लाइनें दो बार भी होंगी, जहाँ पे ए का भी एलिमेंट दिख रहा होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट दिख रहा होगा। देखिए ये जो बॉक्सेस हैं, ये वाले जो फिगर हो गया हमारा, ये जो अंदर दिख रहा है, हमने इसको अच्छे से रफ कर दिया है कि ये अंदर का जो फिगर होगा वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और यही फिगर तो हमने अभी यहाँ निकाला था ना, ब्लू शेड का रीजन, और ये जो स्क्वायर बॉक्स में है दोनों सेम हो गए। तो इसका मतलब हम a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। ये बात मेरी क्लियर हो गई। अब चलो आगे बात करते हैं, अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मैं इसको लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन, इसको क्या लिख सकता हूँ, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। चलो आगे बात करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, मैं प्रूफ करना है ना, तो मैं RHS वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है, RHS लेके चल रहा हूँ। अब ये एक बार जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन लेके जा रहा है, तो यूनियन a आ गया और इसको बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक। अब ये पूरा पार्ट जाएगा b कॉम्प्लीमेंट के पास, चलो b कॉम्प्लीमेंट के पास भेजते हैं। तो ये आ जाएगा a इंटरसेक्शन b और यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, हो गया। अब जरा इन दोनों का थोड़ा सा वेन डायग्राम देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो a इंटरसेक्शन b है, मतलब कि ये a हो गया, ये b हो गया। a इंटरसेक्शन b कौन सा रीजन हो गया, ये हो गया, इसको यूनिवर्सल सेट के अंदर कर लिया। अब इसका यूनियन किसके साथ निकालना है, इसका यूनियन निकालना है a के साथ। तो भाई इसका यूनियन a के साथ है, मतलब पूरा का पूरा सेट a आ जाएगा ना, पूरा सेट देखो ना a आ रहा है। तो मतलब कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो टोटल क्या आएगी, a आएगी, क्योंकि a इंटरसेक्शन b ये ब्लू वाला रीजन है और जो a है ये पूरा रेड वाला रीजन है। तो जब यूनियन लेंगे तो सारे एलिमेंट लेंगे ना, इंटरसेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनियन की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ इंटरसेक्शन होता तो सिर्फ हम यहाँ कॉमन वाले एलिमेंट लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, a इंटरसेक्शन b का भी रीजन लेना है और उसका यूनियन लेना है a के साथ में। तो पूरा सेट a आ गया, तो इसकी वैल्यू में डायरेक्ट a लिख लूँ, a लिख लिया, ठीक है। इंटरसेक्शन पे आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करता हूँ मैं, अगर मैं इसको फिर से ब्रेक करता हूँ तो आप देख रहे हो, देखो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो ये b अंदर आ रहे हैं, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, फिर ये यहाँ आया तो इंटरसेक्शन b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा मेरा। कुछ नहीं किया भाई, ये b उठ के b कॉम्प्लीमेंट उठ के अंदर आ गया। अब देखो जरा, ये तो a इंटरसेक्शन रहेगा, ठीक है, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, देखते वैल्यू क्या आएगी। वेन डायग्राम बनाते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये सेट a हो गया, ठीक है, और ये सेट हमारा b हो गया, ठीक है। इसको बॉक्स में हमने कुछ ऐसे बंद कर लिया। हमने a का यूनियन निकाला b कॉम्प्लीमेंट के साथ, जो कि अभी भी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने। तो अब जरा देखो b कॉम्प्लीमेंट का रीजन कौन सा होगा, b कॉम्प्लीमेंट का रीजन ये पूरा होगा। वेन डायग्राम बहुत अच्छे से समझ लेना, ये रीजन b कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसका यूनियन निकालना है a के साथ में। a वाला रीजन कौन सा आ जाएगा, पूरा का पूरा a आ जाएगा, ये रीजन आ जाएगा a। अब जरा हमको बताओ, यहाँ पे तो यूनियन निकालना है ना, तो अब हमारे पास यहाँ पे सेट कौन सा बच रहा है, a बचा। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट a लिख लूँ, क्योंकि जब हमने इसका डायग्राम बनाया तो रीजन कहाँ बच रहा है, a बच रहा है ना, यूनियन a के साथ में, तो पूरे a के एलिमेंट्स आ गए। अब आगे बात सुनेगी, मैं सारे यूनियन की बात कर रहा हूँ, यूनियन मतलब a के सारे एलिमेंट्स। तो ध्यान देना, ये मत बोलना सर ये डबल सेटेड रीजन नहीं है, डबल सेटेड हो या ना हो लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पूरे सेट a के साथ यूनियन निकाल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, इंटरसेक्शन b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, तो फिर से देखते हैं कि b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। अब जरा फिर से डायग्राम बनाते हैं, ये b हो गया और ये बाहर का रीजन क्या हो गया मेरा, b कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब कह रहा है b का कॉम्प्लीमेंट और b सेट b का यूनियन, तो सेट b ये हो गया, सेट b का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। जब सबका यूनियन निकालेंगे तो पूरा का पूरा सेट निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ सेट b। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब जरा देखो, फिर से आता हूँ a इंटरसेक्शन b पे। हमने a इंटरसेक्शन b का फिर से डायग्राम बनाया,
आपको बार बार नहीं बनाना है। वेन डायग्राम की बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो दिमाग में सेव हो जाएगा, इतने वेन डायग्राम बनाने नहीं पड़ेंगे। मैं वेन डायग्राम बना के इसलिए समझा रहा हूँ कि दिमाग में चलता रहेगा। तो अब ए इंटरसेक्शन बी पे आया, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन कौन सा हो गया, ये हो गया। और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, ध्यान देखो, इसका इंटरसेक्शन निकालना है सेट ए के साथ में। तो पूरा का पूरा सेट ए कहाँ आ गया, सेट ए यहाँ पे आ गया। इतनी बात मेरी क्लियर है। यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यू आएगा, क्योंकि हम यू लेके आए थे। अब मेरी बात पे ध्यान समझो, यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने अभी भी निकालना वेन डायग्राम से, क्या निकाला, यू। अब मेरी बात समझो, अब जब सेट ए और यू का इंटरसेक्शन निकालेंगे, सेट ए और यू का इंटरसेक्शन निकालेंगे, सेट ए यू ये हो गया, सेट ए ये हो गया, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन वाला रीजन क्या है, यही कॉमन रीजन है। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, और ए का इंटरसेक्शन निकालोगे तो सारे एलिमेंट कॉमन आएंगे, वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वीडियो में एक जगह पे कटिंग हुई है, उसका रीजन ये है कि वीडियो मेरा बंद हो गया था, ठीक है, कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से मैंने आगे ज्वाइन किया, तो उसमें थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, तो मैं उसका सही कर दूंगा। तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ उसको पूरा। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, 14 मॉडल दिए। 14 मैंने क्या किया कि हमने आरएचएस वाला पार्ट लिया, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी किया हमने। इसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि ए माइनस बी को वेन डायग्राम से मैंने समझा कि इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, तो हमने इसको लिखा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, हम एक बार इस पूरे पार्ट को लेके आए ए के पास में, फिर इसी पार्ट को लेके आए हम कहाँ पे, बी के पास में। तो ये सब थ्योरम पीछे समझा चुका हूँ मैं। तो जब ए इंटरसेक्शन बी ए के पास में आया तो ये पार्ट आ गया, और जब ये पूरा का पूरा पार्ट बी के पास में आया तो ये हमारा ब्रैकेट आ गया। अब मेरी अगली बात सुनो, इसको हमने पूरा जब वेन डायग्राम से समझा तो हमारा क्या निकल गया, वे ए। देखो हर बार वेन डायग्राम बनाना आपके लिए जरूरी है स्टार्टिंग में, क्योंकि क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये पूरा क्या आ गया, ए आ गया। हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि सबसे पहले देखो ये बी अंदर आया, तो जब ए के पास में ये बी कॉम्प्लीमेंट आया तो अपना यूनियन लेके आया, यहाँ पे आ गया, इंटरसेक्शन लगाया, बी कॉम्प्लीमेंट उठ के बी के पास में आया, दिया हमारा। इतना क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो, इसकी वैल्यू हमारी ए आ गई, वेन डायग्राम समझा, इसको अभी हमने वेन डायग्राम समझा, यू आ गया, यूनिवर्सल सेट और ए का जब आप कॉम्प्लीमेंट बनाओगे तो वो हमारा सिर्फ सेट ए निकलेगा, और किसी सेट का उसके सेट के साथ यूनियन या कॉम्प्लीमेंट बनाओगे तो वही सेट निकल के आएगा, और ये इक्वल टू LHS आ गया। मतलब कि RHS इज इक्वल टू कितना हो गया, LHS हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होगी, और 14 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब 14 के सेकंड पार्ट में आते हैं, वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही वो बिल्कुल सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट पे आते हैं, बहुत ही पार्ट है, देखते हैं। हमने फिर से एक देखो, अब फिर से यहाँ पे वही यूज करते हैं, b माइनस ए है ना, तो मैंने b माइनस ए में क्या बताया था, b माइनस ए होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ऑलरेडी वेन डायग्राम बना के दिखा चुका हूँ, आप पीछे देख सकते हैं फिर से एक बार, ठीक है ना। तो ये सेट ए हो गया, इसको लिख सकता हूँ b इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये लिख सकता हूँ। मैं LHS वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, LHS वाले पार्ट पे। अब यहाँ देखो, अब जब ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो पूरा ए यूनियन पहले बी के साथ जाएगा, तो ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन लगाया, फिर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ गया तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इतनी बात मेरी क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, ये फिर से पिछले पार्ट जैसा आ गया, वहाँ बी और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बनाया था हमने, अब यहाँ पे ए और ए कॉम्प्लीमेंट का बनाते हैं। तो पहले तो इसको तो ए यूनियन बी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, ए यूनियन बी को हमने ऐसे लिख लिया इंटरसेक्शन। इसका मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, जरा देखो, ये सेट ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन कौन सा आ जाएगा, देखो सेट ए वाला रीजन कौन सा है, सेट ए का पूरा रीजन ये है ना, और ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन कौन सा हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन हो जाएगा ये, इसके बाहर वाला रीजन हो जाएगा ना, सेट के अंदर नहीं होगा, कौन सा होगा, सेट के बाहर का रीजन पूरा हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों के यूनियन बनाते हैं, यूनियन मतलब क्या, सारे एलिमेंट फिर से मिल गए, जो घर के बाहर थे, जो घर के अंदर थे, सब मिल गए, तो पूरा का पूरा सेट क्या निकल के आ गया, यू निकल के आ गया। तो मतलब इसकी जगह लिख सकता हूँ यू। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब जरा मेरी एक बात समझो, ये वेन डायग्राम क्लियर हो गया। चलो फिर से एक बात सीखते हैं इसका, क्या कि अगर हम ए यूनियन बी क्या होता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए यूनियन बी, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे, वेन डायग्राम समझा रहा हूँ, और ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अगर हम ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ में, तो भैया यूनिवर्सल सेट कौन सा है, देखो जरा ना, यूनिवर्सल सेट हमारा ये पूरा है, ये पूरा का पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना हमारा। तो अगर ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास में जब दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, तो दोनों की जो कॉमन पॉइंट होगी, जहाँ पे मतलब बॉक्स जैसा बन रहा होगा, तो बॉक्स देखो अंदर जैसे बॉक्स बन रहेगा, मतलब कि जो ये ब्लू और रेड का जो मिक्सचर वाला पार्ट है, वो पूरा कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो इट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी।
सॉरी ए यूनियन बी, क्या हो गया ए यूनियन बी। तो जरा देखो ना, जहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा रीजन सेटेड हो रहा है, डबल सेटेड हो रहा है। जो डबल सेटेड हो रहा है मतलब कि वही रीजन आंसर हो गया ए यूनियन बी। तो हमारा 14 का सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया, LHS विल बी इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर 15 में था, जिसको देख के बहुत सारे बच्चे घबरा गए होंगे और शायद बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन भी छोड़ दिया होगा। लेकिन मैं समझाता हूँ बहुत अच्छी बात से, बस स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, वीडियो को पॉज कर लो और फिर देखो कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फिर मैं समझाता हूँ उसको अपने वन वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 15 कंटिन्यू करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। देखो 15 क्या कह रहा है, पहले जो क्वेश्चन का पूरा डेटा है ना, डेटा हम कॉपी करते हैं। क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है तो समझने में आसानी रहेगी। पहला डेटा गिवन है कि सेट एक्स कंटेन, कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है, सेट एक्स कंटेन 5 एलिमेंट। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। इतनी बात मेरी क्लियर हुई। क्वेश्चन में ही गिवन है, मैंने कुछ अलग से लिखा नहीं है, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन में कुछ भी अलग से नहीं ऐड करना है, जो क्वेश्चन में है वहीं से कंडीशन बनाएंगे। तो सेट एक्स कंटेन 5 एलिमेंट, एक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब एक्स के लिए कंडीशन है, क्या गिवन है कि जो एस है, एस इज इक्वल टू कितना गिवन है, यू आर इज इक्वल टू 1 to 20 और एक्स आर, ये सेट एक्स के एलिमेंट्स हो गए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं आर की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये x1 बन जाएगा। एस कुछ ऐसे दिखेगा, देखो ये बनेगा x1 x2। जैसे जैसे आर की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक रखेंगे तो x1 x2 फिर x3 अब तो कहाँ तक जाएगा, x20 तक जाएगा। अब मेरी बात को आगे सुनो। सेट एक्स क्या कह रहा है, सेट एक्स में 5 एलिमेंट है, लेकिन x कितने हैं, 1 2 3 4 ऐसे x कितने 20x है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितना हो जाएगा, x में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, s इज इक्वल टू एक्स आर गिवन है और r की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, 20 तक जा रही है। तो r की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, r की वैल्यू फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो कितने x के सेट कितने बनना है, 20 सेट बनना है। और x के हर सेट में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो अब मेरी बात देखो, S के अंदर एक सेट S है, उसके अंदर ये पूरा चीज चल रहा है, x 20 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, x कितने हैं 20 हैं और हर x में कितने एलिमेंट है 5, तो मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 20 इंटू 5 कितना हो गया, 100 हो गया। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। अब आगे की बात होती है x के बारे में और क्या डिटेल है। कह रहा है x के बारे में नहीं, s के बारे में कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ s, मैं डेटा को कॉपी करता हूँ, डेटा कॉपी करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में ज़्यादा आएगा। क्या लिखा है इसमें, लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ s बिलोंग्स टू किससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 एलिमेंट ऑफ x दिया ना, ऑफ x r। अब जरा देखो, कह रहा है कि S के हर एक एलिमेंट, S का हर एक एलिमेंट, जो ईच एलिमेंट ऑफ S मतलब S का हर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, एग्जैक्टली 10 एलिमेंट ऑफ S R। मतलब S का पेयर बन रहा है, और पेयर कितने कितने बन रहे हैं, 10 की पेयर बन रही है। तो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो लिख लेते हैं यार, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन S में कितने इंडिविजुअल एलिमेंट आ जाएंगे। तो टोटल एलिमेंट कितने हमारे, टोटल एलिमेंट 100 है और हर एलिमेंट कितने कितने से पेयर बना रहा है, एग्जैक्टली 10 एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। तो मतलब इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास टोटल कितने पेयर निकल के आ गए, टोटल हमारे पास में 10 पेयर निकल के आ गए। तो उम्मीद करता हूँ पहली बात तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब सेट वाई की थोड़ी सी जानकारी लेता हूँ। सेट वाई क्या कर रहा है, कह रहा है सेट वाई कंटेन कर रहा है 2 एलिमेंट। सेट वाई कितने, जैसे सेट एक्स कंटेन कर रहा था 5 एलिमेंट, तो सेट वाई कंटेन कर रहा है, सेट वाई कंटेन 5 एलिमेंट। कितने एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, 5 एलिमेंट। अब S इज इक्वल टू वाई के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, कह रहा है वाई आर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, R इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है n तक जा रहा है। मतलब कि S के अंदर y जैसे कितने सेट बन रहे हैं, देखो y R की वैल्यू 1 रखा तो y1 आ जाएगा, फिर y2 आ जाएगा, फिर y3 आ जाएगा और फिर yn आ जाएगा। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने जा रहे हैं, n जा रहे हैं। तो मतलब S के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, n हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो y का हर एलिमेंट 5 एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, 5 एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। तो हर एलिमेंट के पास 5 5 5 5 5 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5n आ जाएगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी।
5 हो गया। देखो टोटल नंबर ऑफ वाई के सेट कितने n हो गए और हर एलिमेंट 5 से बिलोंग 5 एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू 5n आ गया। अब पहले बताओ कितनी बात मेरी क्लियर है कि नहीं। अब जरा एक चीज देखो, यहाँ से मैं अगर आगे बात करता हूँ, चलो अब जरा देखो क्या डेटा और गिवन है। जैसे कि ये वाली लाइन गिवन है ना, ईच एलिमेंट ऑफ s बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 एलिमेंट ऑफ xr, और y के साथ भी ऐसी कुछ कंडीशन गिवन है। उस कंडीशन को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ। क्या गिवन है? गिवन है ईच एलिमेंट ऑफ s एग्जैक्टली बिलोंग टू, ईच एलिमेंट ऑफ s बिलोंग्स टू एग्जैक्टली यहाँ y कितना गिवन है बेटा? 4 एलिमेंट, एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स ऑफ y आर, ये गिवन है। अब मेरी बात सुनो, अगर हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट निकालते हैं, कितने इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं y के अंदर, इंडिविजुअल एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? टोटल एलिमेंट कितने हैं? 2n है, और हर एलिमेंट कितने कितने के साथ पेयर बना रहा है? टोटल हर एलिमेंट पेयर बना रहा है 4 के साथ में, तो कितने पेयर बन जाएंगे? 2n/4 आ जाएगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो s में निकल के आए वो एक बार 2n/4 निकल के आया, और दूसरा कितना निकल के आया था? दूसरा हमारा निकल के आया 10 निकल के आया था। मतलब कि अगर दोनों s की वैल्यू है तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं और इस पार्ट को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो हमने देखा कि 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 2n/4 आ जाएगा, 4 10 क्या हो जाएगा? 40 इज इक्वल टू 2n, n नीचे आ जाएगा, तो इसको n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 20। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी था। बस स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान देना है कि स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है। अगर स्टेटमेंट को आपने पार्ट में ब्रेक कर लिया तो यकीन मानो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि ये इसका मतलब क्या है एक्चुअल में। इसका मतलब ये है कि जो सेट x है वो XR को कंटेन कर रहा है, लेकिन XR में कितने कितने एलिमेंट हैं? XR में 5 एलिमेंट है, तो x के कितने हो गए? 1 2 3, ऐसे 20 है तो 20 इंटू 5 कर दिया। वैसे यहाँ पे कितने थे? y के n थे, तो n इंटू 5 किया, 5n आ गया। फिर हमने सबके इंडिविजुअल एलिमेंट निकाल दिए कि कितने कितने पेयरिंग बना रहे हैं। तो जो y वाला था वो हर एलिमेंट 4 की पेयरिंग बना रहा था, तो इसको 4 से डिवाइड किया। और जो x वाला एलिमेंट था वो 10 की पेयरिंग बना रहा था, तो सारे एलिमेंट को हमने 10 से डिवाइड किया और दोनों वैल्यू इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों वैल्यू ही s की वैल्यू थी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गई है। हमने 1.6 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यहाँ से वीडियो इसको बंद करते हैं और हम अगले वीडियो में 1.7 के इंट्रो लेंगे और 1.7 को भी खत्म करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ एक शेयर बनता है उन बच्चों के लिए जिनको रिक्वायरमेंट है। ऑलरेडी मैं हमेशा की तरह बताता हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट उन बच्चों को है जिनके पास फाइनेंशियल इशूज़ हैं, जिनके पास पैसों की कमी है, जो अच्छे टीचर को नहीं हायर कर सकते हैं, या किसी गाँव में है और उनको मैथ में इंटरेस्ट है, वो मैथ पढ़ रहे हैं 11th 12th की, लेकिन वो इतने फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, या उनके आसपास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी है तो उनके पास इतने अच्छे टीचर नहीं है कि वो ऐसी सर्विसेज ले पाए। तो मेरे वीडियोस उन बच्चों तक शेयर करें, यही मेरी आपसे फीस होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।